92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मेरी लिखी हुई कहानी वैदेही। मैं आज एक बार फिर ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गई। इंडिया में स्कूटर तक नहीं चलाया था और यहां देखिए कार चलाना सीखना पड़ रहा है, और वो भी बाएं तरफ से। ड्राइविंग टेस्ट लेने वाले बुजुर्ग अमरीकी अंकल जी हंस के कह रहे थे कि पिछली बार फेल हो जाने के बाद इस बार थोड़ा बेहतर हुई हूं, लेकिन रिवर्स गियर जब तक ना सीख लूं मुझे लाइसेंस नहीं दिलवा पाएंगे। उन्होंने टेस्ट के बाद मुझे बिठा के कॉफी पिलाई, एक कुकी भी ऑफर किया। कुछ पापा जैसे लगे। पापा को गए 6 साल हो गए, लेकिन शायद अब भी जो बुजुर्ग प्यार और आशीर्वाद जता देता है उनमें पापा को ही ढूंढती हूं। उस दिन भी पापा को ही ढूंढ रही थी जब बेमन की शादी में वेदी पे बैठी थी। मैं भी वही कर रही थी जो लाखों लड़कियां हर साल करती हैं हिंदुस्तान में, बड़ों की जिद पे शादी। मेरा होने वाला पति अनिमेश बीच बीच में हल्के से मुस्कुराकर कभी मेरी तरफ देखता तो कभी कैमरामैन की तरफ। अग्नि की कांपती लपटों के पार मुझे मां का चेहरा दिखता, उनके बगल में पापा नहीं दिखते। हनीमून पे जीजी को कहां ले जा रहे हो जिज्जा जी? किसी होने वाली साली ने हमारे पीछे से कहा। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रियवयम कोर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। पंडित जी अनिमेश को पति के साथ वचन दिलवा रहे थे। यहां कन्या वर से कहती है कि यदि आप तीर्थ यात्रा पे जाओ तो हमें भी अपने साथ लेके जाना। कोई व्रत उपवास अथवा धार्मिक कार्य आप करें तो मुझे अपने वाम भाग में अथवा बाईं तरफ अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूं। हनीमून के लिए तीर्थ यात्रा पे तो नहीं जा रहे हैं? दूसरी साली की आवाज आई। फिर ढेर सारी हंसी। स्वीकार है। विवाह की वेदी पे हंसी दबाते हुए अनिमेश की आवाज मेरे मन में गूंज रही थी। ये अनिमेश का पहला वचन था। शादी से 1 महीने पहले मैं और अनिमेश पहली बार मिले, एक कॉफी शॉप में। मां के लाख जिद करने के बावजूद मैं सादी सी बन के गई थी, क्योंकि मेरा मन नहीं था। बाल गुस्से में कस के बांधे थे, सिर्फ आईलाइनर लगाया था और लिप ग्लॉस। बातें शायद 10 सेंटेंस में पूरी कर दी हूं। जब अनिमेश ने मुझको अपनी मोटरसाइकिल से घर छोड़ा तो मैं एकदम पीछे सट के बैठी रही कि कहीं गलती से भी उससे छू न जाऊं, लेकिन कहीं कुछ पिघला जरूर था। शायद इतना बुरा नहीं था वो। चलते समय बोला था, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे वैदेही। जब दूसरी बार मिली तो बाल खोल के गई थी, बिंदी भी लगाई थी और होठों के किनारों पर हल्की सी शर्म की लाली भी पहनी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी वैदेही। इस कहानी में अब तक आपने सुना वैदेही की शादी अमेरिका में रहने वाले अनिमेश से हुई है। वो शादी के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं थी, लेकिन शादी से पहले अनिमेश थोड़ा थोड़ा पसंद आने लग गया है। अब उसे अपना घर छोड़ना था। सुनते हैं आगे। विदाई के वक्त न रोने का न जाने आप क्या मतलब निकालें, लेकिन मैं विदाई के वक्त नहीं रोई थी। ऐसा नहीं था कि दुख नहीं था, दुख भी था और एक नई अनजान दुनिया में जाने का डर भी। मैं अपना घर ही नहीं, अपना मोहल्ला ही नहीं, अपना शहर ही नहीं, अपना देश छोड़ने जा रही थी। अनिमेश शिकागो में किसी बैंक में काम करता था। शादी के अगले दिन अनिमेश और मुझे शादी को रजिस्टर करना था। फिर दिल्ली में वीजा इंटरव्यू, फिर कुछ दिन अनिमेश के घर में, फिर अमेरिका। आलता लगाकर, कलाई भर चूड़ियां पहनकर, हल्की होती मेहंदी के हाथ लिए, दिल में हुक लिए, बाकी लड़कियों की तरह साइकिल रिक्शा में मायके जाने का मौका ही नहीं मिला। मां से थोड़ा नाराज थी मैं।
मेरे साफ साफ मना करने के बावजूद उन्होंने अनिमेश के परिवार को दहेज दिया था। अपने बैंक से पापा के जिंदगी भर बचाए हुए 10 लाख रुपए निकालकर। मां लाख कहती रही कि अरे कोई डिमांड थोड़ी की थी उन्होंने। दहेज को गिफ्ट का नकाब पहनाने की कोशिश करती रही। अनिमेश के परिवार वालों ने भी कभी ना नहीं की, तकल्लुफ के लिए भी नहीं। पहली बार हवाई जहाज में बैठी थी, सीट बेल्ट बांधना समझ नहीं आ रहा था। अनिमेश हल्के से मुस्कुराया और हाथ बढ़ा के बेल्ट बंद कर दी। और वो प्यार या दुलार से नहीं मुस्कुराया था, व्यंग से मुस्कुराया था। प्लेन टेक ऑफ करने लगा तो डर के मारे मैंने अनिमेश का हाथ जोर से पकड़ लिया था। थोड़ी देर तक हम दोनों के हाथ ऐसे ही रहे थे, जैसे दो अजनबी एक दूसरे से पहली बार गले मिल रहे हों। थोड़ा सा तकल्लुफ, थोड़ी सी बेबाकी। उसके बाद विदेशी एयर होस्टेस चाय वगैरह देने आई। उसने जो पूछा शायद मैं ठीक से समझ नहीं पाई। उसने मुझे ब्लैक कॉफी दी। मैंने सोचा सॉफ्ट ड्रिंक है, एक घूंट में पी लिया और मुंह जला लिया। मैं तिलमिला उठी, मेरे आंसू छलछला आए। वो हंस पड़ा, हालांकि उसने फौरन ठंडा पानी भी मंगाया। फिर मजाक में बोला, मम्मी ने सिखाया नहीं कुछ? हाँ? थोड़ा अटपटा लगा था मुझे इस तरह से बात करना। एक अजनबी के साथ अकेले में बिताए गए शायद पहले पल थे ये। अब तक तो हमेशा या तो रिश्तेदारों का जमावड़ा था या मैं ही इतनी थकी हुई होती थी कि एक कोने में लुढ़क के सो जाती थी। शायद उसने माहौल को हल्का करने की कोशिश की थी, शायद बदतमीजी, शायद उसे मजाक करना नहीं आता था, और शायद उसका मजाक करने का तरीका ही ऐसा होता है ना कुछ लोगों में, ऐसा थोड़ा मुंहफट होते हैं। पूज्यो यथा स्वतो पितरो ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। शादी की वेदी पर पंडित जी का मंत्रोच्चार और सामने लपलपाती यज्ञ की अग्नि कौंध गई मन में। कन्या वर से दूसरा वचन मांग रही है। जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूं। स्वीकार है। अनिमेश की आवाज मेरी बाईं ओर से आई थी। अच्छा लगा था। ये उसका मुझे दूसरा वचन था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी वैदेही। इस कहानी में अब तक आपने सुना, वैदेही अनिमेश के साथ शादी करके अमेरिका चली गई है। वहां एक अजनबी के साथ नया जीवन बिताना उसके लिए कुछ खुशियां भी लाया है तो कुछ अटपटे अनुभव भी। लेकिन उसकी जिंदगी में अचानक एक मोड़ आने को है। सुनते हैं आगे। अनिमेश का घर छोटा था लेकिन मुझे अच्छा लगा। रिसेशन के वक्त में जब उसके कई दोस्त नौकरी बचा पाने की ही कोशिशें कर रहे हों, तब उसने अपना घर खरीद लिया था। काफी सस्ते में मिल गया था उसे एक घर, उसने बताया था मुझे। शायद वहां पहुंच के शादी के बाद पहली बार मैंने खुशी महसूस की थी। फोटो खिंचाते समय मुस्कुराहट दिखाने वाली खुशी नहीं, अकेले में हल्के हल्के मुस्कुराने वाली खुशी। नए घर का, हमारे नए घर का हर कोना कितने प्यार से सजाया था मैंने। इंडिया से कई चीजें तो मम्मी ने ही दे दी थी। राजस्थानी चादरें, कांच के काम वाले प्यारे से कुशन कवर, लकड़ी के घोड़े, लैंप, पेंटिंग। परदेश में भी एक छोटा सा हिंदुस्तान मैंने उस घर के अंदर बसा लिया था। माँ रोज मुझे फोन पे अपने नंबर बनाती नहीं थकती। देखा तूने, मैं नहीं कहती थी कितना अच्छा लड़का है, तब तो शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी। मैं मुस्कुरा देती। ऐसा नहीं था कि अनिमेश से मुझको प्यार हो गया था। पापा के जाने के बाद मैं थोड़ी सी इमोशनलेस, भावना शून्य हो गई थी। लेकिन फिर भी ये जिंदगी वैसी बुरी नहीं थी जैसा मैं सोचती थी। माँ ने पड़ोस के जीतू भैया का लैपटॉप उधार लेके उस पे वीडियो कॉल करना भी सीख लिया था। सर पे पल्ला रखे, उस पे हेडफोन लगाए, मम्मी लैपटॉप के स्क्रीन में किसी एस्ट्रोनॉट जैसी दिखती थी, अंतरिक्ष में जाने को तैयार।
वक्त गुजरने लगा, मन कुछ कुछ लगने लगा था। अब मैं इंतजार सीखने लगी थी, कभी कभी अपने पति के लिए सजने लगी थी। एक दिन मैं मम्मी से बात करके उठी ही थी कि अपने आप को याद दिलाने के लिए लैपटॉप में कुछ लिखने के लिए एक फाइल खोलने लगी, लेकिन गलती से किसी और फोल्डर में पहुंच गई। मेरे सामने एक वीडियो था, कुछ हफ्तों पहले खींचा गया एक वीडियो जो मेरे देखने लायक नहीं था, वो किसी भी पत्नी के देखने लायक नहीं था। उसमें एक लड़की थी और अनिमेष, कभी करीब कभी और ज्यादा करीब, कभी लाज की सारी लक्ष्मण रेखा लांघती हुई। किसी पॉर्न फिल्म की तरह थी वो वीडियो। फर्क ये था कि इस पॉर्न फिल्म में जो आदमी था उससे मेरी 7 महीने पहले शादी हुई थी। मैं कितने घंटे रोती रही नहीं मालूम। मन की अटैची उठाऊं और घर से निकल जाऊं, लेकिन कहां जाती। अनिमेष शाम को आया तो पहले तो खामोश रहा, फिर वही सब कहा जो ऐसी स्थिति में कोई और हिंदुस्तानी आदमी कहता। तो तुम मेरी पर्सनल चीजों में ताक झांक कर रही थी? अरे ये कितना पुराना वीडियो है, तब मैं सिंगल था। अगर ऐसा ही है और तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। जीवनम अवस्थात्रये पालनाम कुर्यात् वामांगयामितदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। शादी की वेदी पे वापस जा पहुंची थी मैं। पंडित जी का मंत्रोच्चार, यज्ञ की कांपती लपलपाती अग्नि। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि अगर आप मुझको वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूं। स्वीकार है, अनिमेष ने कहा था। ये उसका मुझे तीसरा वचन था। कुटुंब संपालन सर्वकार्य कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कातम कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थः। पंडित जी की आवाज मेरे दिल को चीरती जा रही थी। अलग हो जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि मैंने उसकी दोहरी जिंदगी देख ली थी। अलग हो जाना चाहिए क्योंकि वो मुझसे आंख नहीं मिला पा रहा था। कन्या चौथा वचन ये मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूं। स्वीकार है, अनिमेष ने कहा था। ये उसका मुझसे चौथा वचन था। अगली 2 रात हमारे घर में, अनिमेष के घर में, गैस नहीं जली। उसने खाना बाहर से मंगा के खाया, मैंने खाया ही नहीं। इतनी बार रो चुकी थी कि अब रोना भी एक काम लग रहा था, एक जिम्मेदारी। मां के कई बार फोन आए, वीडियो चैट करना चाहती होंगी। 2 से तीसरा दिन हो गया। ब्रेड के 2 टुकड़े किसी तरह खाए। जिंदा रहने की इच्छा नहीं थी। कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता था। पढ़ी लिखी थी मैं, जिम्मेदार थी, कॉन्फिडेंट थी। ऐसा तो टीवी सीरियल में लड़कियों के साथ होता था। और आपको पता है कि आखिरकार जब मां से बात की तो क्या कहा उन्होंने? बेटा, हम समझ रहे हैं तुम पे क्या गुजर रही होगी, लेकिन निभाना तो बेटा तुम्ही को पड़ेगा। पत्नी को थोड़ा तो झुकना ही पड़ता है ना बेटा। लोकलाज का भी देखना पड़ता है। रिश्तेदारों में, पड़ोस में बड़ी थूथू होगी बेटा। थोड़े टाइम निभा लो, ठीक हो जाएगा वो अपने आप। भगवान सब ठीक कर देंगे। मैं झुक गई, खामोश रही। मेरे पास अपना कुछ नहीं था। पासपोर्ट उसने हिफाजत के लिए पहले ही कहीं रख दिया था। न मेरा अपना बैंक बैलेंस था, न नौकरी, न भविष्य। न मैं अमेरिका में कोई काम कर सकती थी, न मैं इंडिया वापस जा सकती थी। मैं दूसरे कमरे में सोने लगी। उसके स्पर्श से घिन आती थी मुझे अब। हमारी बात उतनी ही होती जितनी 2 अजनबी रूममेट करते होंगे। मैं देर से आऊंगा,
नमक पास कर दो प्लीज। कल जॉन के घर में डिनर है और एक दिन मुझे पता चला कि उसने मकान बेच दिया है, रिसेशन के दिनों में सस्ते दामों पर। शायद इसलिए ताकि अगर मैं उससे अलग होने की सोचूं भी तो मकान पे कब्जा न जमा सकूं। अब तक मेरे पास अपनी कहने को एक छत थी, अब वो भी नहीं बची थी। स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्रये था वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रूते वच पंचमत्र कन्या। शादी की वेदी पर बैठे हुए मन की खिड़की में एक बार फिर मैं यज्ञ की अग्नि को निहार रही थी। दूर मन के किसी कोने में मंत्रोच्चार चल रहा था। इस वचन में कन्या कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा कर लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूं। स्वीकार है, अनिमेष ने कहा था। ये उसका मुझे 5वां वचन था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी वैदेही। इस कहानी में अब तक आपने सुना अनिमेष से शादी करके अमेरिका जाके वैदेही कुछ समय तो खुश रहने की कोशिश करती रही, लेकिन एक दिन उसकी दुनिया बदल गई। उसके पति का रिश्ता किसी और लड़की से था और अचानक वैदेही के पास न घर था, न पासपोर्ट, न पैसे। अब आगे न जाने पापा का ख्याल था या भगवान की मुझको मौत से भी गहरी नींद से जगाने की कोशिश, लेकिन उस दिन ड्राइविंग स्कूल के उन बुजुर्ग अंकल जी का फोन आया जिनमें मुझे पापा की छवि दिखती थी। पूछ रहे थे कि मैं फिर से आई क्यों नहीं, रिवर्स गियर सीखा कि नहीं। मैंने कहा मैंने गाड़ी खरीदने का ख्याल छोड़ दिया है। मैंने अपनी मां से चाहे हारना जरूर सीखा था, पर अपने पापा से हारना नहीं सीखा था। लेकिन मैं हार रही थी। मैं अक्सर सोचती अगर आज पापा होते तो वो मुझको क्या कहते, शायद हिम्मत देते मुझे। मैं हर साल अपना बनाया हुआ एक केक और एक छोटा सा मफिन काट के पापा का बर्थडे मनाती आई हूं। पापा कहते थे बहुत अच्छे बनाती हूं मैं केक और मफिन्स। उस दिन मैंने अपने कई दोस्तों को घर बुलाया। पापा का ख्याल शायद मां के होने से ज्यादा ताकतवर था। और पार्टी के पहले दोपहर में ही मैंने एक वकील को फोन किया। फैसला कर लिया था मैंने कि मैं अलग होने की शुरुआत करूंगी। तलाक शब्द हम मिडिल क्लास हिंदुस्तानियों की जबान पे अभी भी भारी पड़ता है। पापा पे प्यार आ रहा था, लेकिन पापा से गुस्सा भी थी। उस दिन छोड़ के चले गए थे मुझे, और जब थे तब वो हिम्मत मुझ में कभी नहीं भरी जो वो भरना चाहते थे। हमारे यहाँ एक त्योहार होता है, सकट कहते हैं उसे। उसमें मम्मी बेटों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और शाम को तिल से बना एक बकरा काटती हैं और बेटे को मैं करना होता है। मैं हमेशा बहुत चिढ़ती थी। मेरे 1 साल छोटे भाई के लिए इतना तामझाम और मेरे लिए कुछ नहीं। मां हंस के टाल देती थी। पापा मुझको रिझाने के लिए आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे। परंपराओं से न जूझना भी हिंदुस्तानी पुरुषों की एक परंपरा बन गई है। ऐसा नहीं था कि मेरे पापा पुराने ख्यालों के थे, लेकिन शायद रीतियों के तालाब में पत्थर नहीं फेंकना चाहते थे। सोचते होंगे चल रहा है, चलने दो। ऐसे ही लाखों पापा सोचते रहे और सब यूं ही चलता रहा। मुझे कभी कभी लगता है कि हिंदुस्तान में माँ बाप के लिए बेटियों से बड़ा कोई बोझ नहीं है। पैदा होती है तो मुंह बिसूर लेते हैं, बेटा होता है तो खुशी खुशी छत पे थाली पीटते हैं, बेटी होती है तो मन ही मन छाती पीटते हैं। जब पापा चले गए उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं वो बिन बुलाया मेहमान हूं जो होली पे आया था और दिवाली तक रुक गया है। मां दिन रात मेरी शादी की बात करती, कुछ इस तरह जैसे शादी न होना कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जिसका इलाज जल्दी से जल्दी न ढूंढा गया तो मुझे समाज के किसी घृणित सैनिटोरियम में भेज दिया जाएगा जहां न कोई मुझसे बात करेगा न मेरी तरफ देखेगा।
मुझे विदा करने की उनको इतनी जल्दी थी कि वो सिटी बस में भी घर आते हुए अनजान लड़कों को भी जांचा परखा करती थी। उस शाम को मेरी सहेलियों की पार्टी हुई, पापा का जन्मदिन मनाने के लिए। शायद कई महीनों बाद मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। करीब 7 बजे घंटी बजी। अनिमेष आया था। भ्रकुटी तनी थी, शायद दफ्तर में कुछ गड़बड़ हुई होगी। ठहाके रुक गए। सीधे वो कमरे में चला गया। मैं एक्सक्यूज मी कह के कमरे में गई। वो चीख के बोला, आज ही होनी थी तुम्हारी ये पार्टी, मुझसे बिना पूछे। बाहर तक आवाज जा रही थी। मैंने कुछ कहना चाहा कि उसने मुझ पे हाथ उठा दिया। हाथ खुल गया था उसका। उसके बाद हर रोज मुझ पे अपनी ताकत आजमाने लगा था वो। नमेपमानम सविधे सखीनाद्यूतम नवा दुर्वसनम भंजश्वेत वामांग मायामि तदा त्विदीयम ब्रवीति कन्या वचनम न षष्ठम। पंडित जी का मंत्रोच्चार मेरी सिसकियों के साथ मेरे कानों में गूंज रहा था। मेरी आंखों के सामने थरथराती अग्नि की लपटें थीं। कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूं, तब आप वहां सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूं। स्वीकार है, अनिमेष ने शादी की वेदी पे कहा था। ये उसका मुझसे छठा वचन था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी वैदेही। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अनिमेष से शादी करके वैदेही अमेरिका चली तो जाती है, लेकिन उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। परिवार के दबाव और आर्थिक मुश्किलों के कारण वो अपने आप को मजबूर पाती है और किसी तरह शादी निभाती है। एक दिन वो शादी तोड़ने का फैसला भी कर लेती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब आगे। वैदेही, आर यू लिसनिंग टू मी? मैं वकील के सामने बैठी थी। कई दिनों तक जिल्लत और चोटें बर्दाश्त करने के बाद मैं एक दोस्त के घर चली गई थी और फिर एक हॉस्टल। आज मेरी वकील मेरी सारी बातें सुन के मेरे पास जो भी कुछ कागजात थे देखकर अपना फैसला सुनाने जा रही थी। अगर तुमने अनिमेष को तलाक दिया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कोई एलिमनी नहीं देगा जज। उसने घर बेच दिया है, अपने सारे पैसे इंडिया भेज दिए हैं, जिसका कोई सबूत नहीं तुम्हारे पास। और उसने नौकरी छोड़ दी है, अपने आप को अनएम्प्लॉयड और कंगाल दिखा रहा है। तुम घुटनों पे आ जाओगी, न घर न पैसा। तुम समझ रही हो, मैं वकील हूं, जज नहीं, मैं हेल्प नहीं कर सकती तुम्हारी। और मैं वैदेही हूं, सीता हूं, हर रोज नई अग्नि परीक्षा में झुलसने वाली वैदेही, लक्ष्मण रेखा में कैद वैदेही, अपनी मां और अपने पति दोनों की कैदी वैदेही। मैं कई मिनट उस कुर्सी पे खामोश बैठी रही। इंडिया होता तो कुछ तो कर पाती, किसी मामा मौसा दोस्त कहीं तो फोन लगाती, कोई कुछ तो करता, कोई वकील दोस्त, कोई पुलिस अधिकारी, अनिमेष के परिवार वाले, किसी से तो गुहार लगाती, कम से कम मां के पास जाके रो लेती। यहां तो मेरा कोई नहीं था। मेरे पापा के ख्याल और मेरी मां के वजूद के बीच मेरी मां जीत गई थी। पिछली शाम उन्होंने फिर मुझसे समझौता कर लेने को, झुक जाने को, अनिमेष के घर वापस लौट जाने को कहा था। मैं वकील के दफ्तर से बाहर निकली। मेरी एक सहेली का फोन आया। बुझी आवाज में बोली, एक वीडियो भेजा है, देख लेना। आई एम सॉरी तुम्हें भेज रही हूं, लेकिन कब तक तुमसे छुपाती, तुम्हारे अलावा सब जानते हैं अब। उसने कहा कि अनिमेष पार्टियों में आजकल अकेले नहीं जाता, वो लड़की उसके साथ जाती है। बोल रहा था शादी कर ली है। मैंने कांपते हाथों से वीडियो में प्ले का बटन दबाया। अनिमेष की किसी पार्टी का वीडियो था, किसी पुराने कलीग ने लिया था। ठहाकों की आवाज, चम्मचों और प्लेटों की खनक। ऑफिस में कपल्स के डांस में अनिमेष के साथ थी वो। सबको माइक पे जाके जब अपने बारे में बात करनी थी
तो अनिमेष अपनी पत्नी बता के उसका परिचय दे रहा था। जीत गया था अनिमेष, हार गई थी मैं। पर स्त्रियम मातु समा समीक्ष स्नेहम सदा चेन्मय कांत कूर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रूते वचः सप्तमत्र कन्या। पंडित जी का मंत्रोच्चार एक बार फिर मेरे कानों में गूंज रहा था। अंतिम वचन के रूप में कन्या यह वर मांगती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य किसी अन्य स्त्री को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूं। स्वीकार है, अनिमेष ने कहा था। ये उसका मुझे 7वां वचन था। मैं वकील के दफ्तर के बाहर कुछ देर तक खड़ी रही, लंबी सांस ली, पापा को याद किया और टैक्सी लेके पुलिस स्टेशन पहुंच गई। मुझे एक क्रिमिनल केस करना है एक आदमी के खिलाफ, मैंने ऑफिसर से अंग्रेजी में कहा। मेरे हस्बैंड के खिलाफ। वो मेरे साथ मारपीट करता है, डोमेस्टिक वायलेंस। और ये प्रूफ है, ये वीडियो, कि उसने मुझसे शादी होते हुए भी दूसरी लड़की से शादी कर ली है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। उस दिन को 2 साल बीत गए हैं। अनिमेष जेल में वक्त बिता के आ चुका है। कोर्ट के ऑर्डर पे उसके बिके हुए मकान का पूरा पैसा इंडिया की बैंक से मेरे पास ट्रांसफर कर दिया गया है। मैं केक और मफिन बना के बेचती हूं और एक छोटी सी बेकरी खोल दी है जो खूब चलती है। और मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है क्योंकि मैंने रिवर्स गियर भी सीख लिया है और तेज चलाने वाला 5वां गियर भी। वैदेही ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।